अभी बताओ भाई, अभी सभी को वॉइस क्लियर है? फटाफट बोलो। अभी सभी को वॉइस आ रही है एकदम मस्त तरीके से? और मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं भाई, जितना अब तक हमने कवर किया है सारा अच्छे से क्लियर है या नहीं है? बताइए। जितना अभी तक हम लोगों ने कवर किया है सारा अच्छे से क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? कल हमने अंडर डैम्ड सिस्टम को बहुत अच्छे से कवर किया था पूरा डिटेल में। तो आई होप कि आप लोगों को अंडर डैम्ड सिस्टम में मजा आया हो और अंडर डैम्ड सिस्टम आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो। चल फिर आज आगे बढ़ेंगे यार। आज हम लोग ना बाकी के सिस्टम्स की बात करते हैं। जब अंडर डैम्ड की कर ही चुके हैं तो तीन सिस्टम बचे, अनडैम्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम और ओवर डैम्ड सिस्टम। ठीक है, ये तीन हमारे जो सिस्टम बचे हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा अनडैम्ड सिस्टम की। किसकी बात कर रहा हूं? अनडैम्ड सिस्टम की। अब अनडैम्ड सिस्टम में बच्चों जीटा कितना लेके चलते हो आप बताओ? जीटा आप 0 लेके चलते हो ना? अनडैम्ड सिस्टम के अंदर आप जीटा कितना लेके चलते हैं? 0 लेके चलते हैं, करेक्ट? तो बेटा अगर आप जीटा 0 लेके चलते हो तो यहां पे आपका फॉरवर्ड पाथ का यानी ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन कितना हो गया? ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, करेक्ट? तो जिससे कि आपका ट्रांसफर फंक्शन कितना हो गया? यूनिटी फीडबैक है ना, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ये आ गया। अब इसका जो डिनोमिनेटर है मेरे बच्चों, जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या बनेगा? वो बनेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आप देखेंगे this will be our characteristic equation, s square plus omega n square is 0, जिसका मतलब s is plus minus j omega n। तो यहां पे क्या हुआ भाई? यहां पे हुआ ये कि both poles lie on imaginary axis। बोथ पोल्स लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस, करेक्ट? अब हम क्या करते हैं, नेहा बेटा मैंने इसका लैपलास इनवर्स लेने थोड़ी बोला है, तुम तो लैपलास इनवर्स ही निकाल दी बेटा। स्टेप रिस्पॉन्स के लिए इनपुट लगाओगे कि सीधे ट्रांसफर फंक्शन का लैपलास इनवर्स ले लोगे? अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इतना क्लियर है ना? तो यहां पे देखो, अच्छा एक चीज समझना, यहां देखो पोल्स का रियल पार्ट 0 है ना। रियल पार्ट 0 होने से क्या हुआ, यानी कि इस सिस्टम के अंदर डैम्पिंग नहीं आएगी। याद है कल मैंने क्या बताया था? जो पोल्स का रियल पार्ट होता है वो डैम्पिंग को रिप्रेजेंट करता है, और जो पोल्स का इमेजिनरी पार्ट होता है दैट रिप्रेजेंट्स द ऑसिलेशन, करेक्ट? यही तो बताया था, रियल पार्ट रिप्रेजेंट्स द डैम्पिंग, इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट्स द ऑसिलेशन। तो इसीलिए यहां रियल पार्ट 0 होने के कारण there is no damping, there will only be oscillation। ठीक है, मैं यहां पे वाली बात लिख भी देता हूं, चलो इसको बाद में लिखवा दूंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आगे लिख लेंगे। अब आर एस जो है आपका 1/s है। स्टेप इनपुट आपने लगाया, स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए ना, तो आप इनपुट भी कैसा लगा रहे हो? स्टेप इनपुट। तो इससे सी एस कितना हो जाएगा भाई? सी एस हो जाएगा आर एस मल्टीप्लाइड बाय टी एस, यानी ओमेगा एन का स्क्वायर बाय एस। अब मेरे बच्चों इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो s इक्वल टू 0 का कोएफिशिएंट जरा 0 रखना, 1 आएगा। और एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के लिए क्या करोगे? जब नीचे सेकंड ऑर्डर टर्म होती है तो ऐसे करते हैं। अब देखो ए स्क्वायर एस स्क्वायर, ए आ जाएगा यहां से -1, ओमेगा एन स्क्वायर और बी एस, बी आ जाएगा 0। वन बाय एस माइनस एस बाय
अब देखो नेहा बच्चे, यहां पे डिफरेंट आ गया ना आउटपुट, सी ऑफ टी कितना हो गया, यहां पे पता है क्या है, ये जो पहली टर्म आ रही है ना बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्टेडी स्टेट, और ये जो कॉन्स्टेंटली ऑसिलेशन चलते जा रहे हैं, दीज आर ट्रांजिएंट। तो यहां ऑसिलेशन खत्म ही नहीं होंगे, यहां ऑसिलेशन खत्म ही नहीं होंगे, एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन लगातार चलता चला जाएगा, इसीलिए तो इसको अनडैम्प्ड सिस्टम बोल रहे हैं। यहां ट्रांजिएंट कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है, यहां ट्रांजिएंट कभी खत्म नहीं होता है। अब यहां पे देखिएगा, अगर हम लोग बनाते हैं इसका आउटपुट, वन माइनस कॉस आ रहा है ना, वन माइनस कॉस का क्या मतलब है बेटा, स्टेडी स्टेट वैल्यू आ रही है वन, जो कि है कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट वैल्यू आ रही है वन विच इज कांस्टेंट, और वन माइनस कॉस मैक्सिमम कहां तक जाएगा बेटा, टू तक जाएगा, टू तक जाएगा, ठीक है। तो यहां ग्राफ देखो कैसा आता है, ऐसे आता है, वन माइनस कॉस जीरो पे तो जीरो ही आएगा ना, कॉस भी वन और वन भी वन, तो वन माइनस कॉस एट जीरो इज जीरो। तो ये इस तरह से चलेगा, ये कहां तक जाएगा बेटा, जीरो से लेके टू तक, ये किसके बीच में ऑसिलेट करेगा ना, ये जीरो से लेकर के टू तक ऑसिलेट करेगा। याद है कल मैंने आपको ऐसा ही रिस्पॉन्स दिखाया भी था अनडैम्प्ड सिस्टम का, जब मैंने आपको अनडैम्प्ड सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया था तो ऐसे ही रिस्पॉन्स तो दिखाया था डायरेक्टली। तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, यहां पे नजर ये आ रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इससे हो क्या रहा है भाई, इससे हो ये रहा है ऑसिलेशंस नेवर डाई आउट, कभी खत्म ही नहीं होगा ट्रांजिएंट, सिस्टम में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, सिस्टम में कोई लॉसेस ही नहीं है, तो ट्रांजिएंट भी आपका कभी खत्म नहीं होगा, ऑसिलेशंस विल नेवर डाई आउट। और दूसरी बात मेरे बच्चों, यहां पे जो आपके पोल्स आए थे, जो आपके पोल्स आए थे, एक सेकंड रुकना, ठीक है, जो आपके पोल्स आए थे ना वो कैसे आए थे, पोल्स ना ऐसे आ रहे थे देखो, जे ओमेगा एन और माइनस जे ओमेगा एन, ठीक है। पोल्स पोल्स आप कहां पे प्लॉट करते हो बेटा, एस प्लेन में करते हो ना, पोल्स आप कहां पे प्लॉट करते हो, एस प्लेन में करते हो, तो ऐसे आ रहे थे प्लस और माइनस जे ओमेगा एन। मैंने आपको यहां पे क्या बोला था कि रियल पार्ट ऑफ पोल्स, रियल पार्ट ऑफ पोल्स इज जीरो, therefore no damping, imaginary part represents, imaginary part represents oscillations, क्या रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट, ऑसिलेशंस, ठीक है भाई। तो रियल पार्ट जो है आपका डैम्पिंग रिप्रेजेंट करता है और इमेजिनरी पार्ट ऑसिलेशन, तो रियल पार्ट जीरो है, दैट इज डैम्पिंग है नहीं, और ऑसिलेशन ही ऑसिलेशन आएंगे। तो देखो, पोल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम लाई ऑन जे ओमेगा एक्सिस, सेकंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम आर मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल माने बेटा ये बॉर्डर पे खड़े हैं स्टेबल और अनस्टेबल के, कैसे, अगर पोल राइट हाफ में घुस गया तो अनस्टेबल, लेफ्ट हाफ में आ गया तो स्टेबल, ये दरवाजे पे खड़ा है, ना तो अंदर है ना तो बाहर है, मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। तो दैट इज मार्जिनली स्टेबल का मतलब होता है
बॉर्डर ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल। अगले चैप्टर में सारी टर्म्स आपकी आएंगी अच्छे से बेटा। बॉर्डर ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल, दैट इज योर मार्जिनली स्टेबल। ठीक है। और फिर क्या, पोल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस ओमेगा एन। ये ओमेगा एन रेडियस का सर्कल ही तो है भाई। आप लोग मुझे बताओ, ये ओमेगा एन रेडियस का सर्कल ही तो है। इसके बॉर्डर पे ही तो लाई कर रहे हैं पोल। एक्स एक्सिस भी तो कट कर रही है, एक्स एक्सिस कट कर रही है माने कहां पे एक्स एक्सिस कट कर रही है पोल, बताओ भाई। क्या हुआ विक्रम भाई, कौन सा एक्स एक्सिस? तो ये वाला पार्ट आप लिख लीजिएगा। यहां पे सी टी हमारा कितना आया है, मैं ये भी लिख देता हूं यहां पे 1 माइनस, ये वाला पार्ट आपके शॉर्ट नोट्स में चला जाएगा। बताओ भाई विक्रम क्या पूछना चाह रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, इतने विक्रम का डाउट आए। आइए अगला है भाई क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए आप क्या लेते हो बेटा, जीटा इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना बन जाएगा, इट विल बी ओमेगा एन स्क्वायर एस इंटू एस प्लस 2 ओमेगा एन। ठीक है, एस इंटू एस प्लस 2 ओमेगा एन। अब यहां पे क्या होगा भाई, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इट विल बी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये सब देखो अंडर डैम्प्ड से इजी लग रही होंगी ना डेरिवेशन। ये डिनोमिनेटर में ना बेटा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारा। डिनोमिनेटर में क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो यहां पे अगर आप पोल्स निकालेंगे, यहां पे अगर मेरे बच्चों आप पोल्स निकालते हो, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है s प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज 0। तो यहां पे पोल्स क्या हो गए, s इक्वल टू माइनस ओमेगा एन। तो पोल्स आर रियल एंड इक्वल। पोल्स कैसे हो गए बच्चों आपके, रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब आपको रियल एंड इक्वल पोल जब यहां पे मिल गए हैं, अब आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है भाई। वैसे यहां पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत है क्या, बन तो ये डायरेक्ट जाएगा। अच्छा अभी हमें आरएस भी तो लगाना है, इसीलिए बनेगा। हाँ देखो मैं ही कंफ्यूज हो गया, हमें स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए ना। अभी मैं नेहा वाली गलती करने वाला था। स्टेप इनपुट, तो आर एस हो गया 1/s। तो आपका जो सी एस होगा बेटा, दैट इज आर ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ एस, दैट इज व्हाट, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो भाई क्या करेंगे, सी ऑफ एस, पहले जीरो का कोएफिशिएंट निकाल लो 1/s, फिर 1 प्लस एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर डालोगे तो माइनस ओमेगा एन डालोगे। अब अगर s प्लस ओमेगा एन का कोएफिशिएंट चाहिए, s प्लस ओमेगा एन का कोएफिशिएंट चाहिए तो कैसे लिखोगे, प्लस, याद है ना कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख दो, प्लस a बाय, याद है a कैसे निकालते थे, लिमिटिंग d बाय ds
ये आ गया -1। -1/s² होता है, s की जगह -ω_n डालोगे तो CS क्या होगा? वन माइनस, देखो ये हो गया e⁻⁻ -ω_nt, ये आ गया। यही आ रहा है भाई, बताओ एक बार फटाफट बोलो। A0 कहां से आ गया पी के भाई? यही आ रहा है। इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हो, और आप लोग भी जो है ना मेरे साथ साथ चीजें डिराइव कर सकते हो, क्योंकि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में यूज कर रहा हूं ना बच्चों। तो आप लोग भी अगर साथ साथ डिराइव करोगे लैपलास इनवर्स वगैरह, तो आपका लैपलास में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप खुद से इस रिजल्ट्स तक पहुंच पाओगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे साथ साथ डिराइव करते चला करो। ठीक है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है भाई, ये हमारा क्या आ गया? स्टेप रिस्पॉन्स आ गया फॉर अ सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकली डैम्प्ड टाइप ऑफ अ सिस्टम। आई होप सभी को समझ आया भाई यहां तक। अब यहां पे देखिएगा, जो आपके दोनों पोल आ रहे हैं वो कहां पे आ रहे हैं? वो आ रहे हैं -ω_n पे। ठीक है, बोथ पोल्स आर रियल एंड इक्वल ठीक है, आप क्या कह सकते हो? बोथ पोल्स lie on a circle of radius ω_n। ठीक है, अगली बात हम लोग क्या कह सकते हैं भाई यहां पे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ पोल्स का जो इमेजिनरी पार्ट है ना बेटा, वो 0 है। Hence there are no oscillations. Hence there are no oscillations. इसीलिए किसी प्रकार का कोई ऑसिलेशन नहीं है। ठीक है सर, डिफरेंशिएशन में कौन सा वैल्यू ले रहे हैं? माने ω_n की जगह b लेते हैं सर? मैं समझा नहीं बेटा। एक सेकेंड ऑर्डर टर्म जब होती है s² प्लस as प्लस b, तब हमें उसके न्यूमरेटर में एक फर्स्ट ऑर्डर का पॉलिनोमियल लिखना पड़ता है। जैसे मान लो एक डिनोमिनेटर में s² प्लस 2s प्लस 4, तो इसके न्यूमरेटर में ऐसे लिखोगे as प्लस b अपॉन s² प्लस 2s प्लस 4। ठीक है, s² प्लस 2s प्लस 4 ऐसा लोगे। लेकिन जब ऐसा आता है परफेक्ट स्क्वायर जब बन गया, तब इसके लैपलास इनवर्स के लिए जो पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, उसमें एक तो हाईएस्ट पावर आती है, एक उससे लोअर पावर आती है। समझे? एक उससे लोअर पावर आती है सिद्धार्थ भाई, ऐसे ही तो करते थे। मैंने बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में अगर क्यूब आएगा तो एक टर्म क्यूब की आएगी, फिर एक स्क्वायर की, फिर एक लीनियर आएगी पावर 1 की। d/ds में वैल्यू बेटा जो इसका पोल है वही वैल्यू डलती है -ω_n। ठीक है, d/ds के अंदर आप क्या करते हो? पूरी टर्म को हाइड कर देते हो, जो बचा हुआ फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करते हो, और फिर s की जगह पोल वाली वैल्यू डालते हो -ω_n। यही तो है इसका पोल -ω_n। और फंक्शन में क्या डालते हो? पूरी टर्म हाइड करके बचा हुआ फंक्शन। ठीक है विकास भाई, ये जो है ना, ये पूरी टर्म आप हाइड कर देते हो और बचा हुआ फंक्शन आप डिफरेंशिएशन में डाल देते हो। ये वाली टर्म हाइड कर देते हैं। चमका? इसीलिए कह रहा हूं बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन एक बार अच्छे से तैयार कर लो। बट मेरी कोई सुन के राजी कहां है? पार्शियल फ्रैक्शन में तुम लोगों को डाउट आ रहा है यार, ये अच्छी बात थोड़ी है। मुझे खुद बताओ, ये कोई अच्छी बात है? पार्शियल फ्रैक्शन तो क्लियर होना चाहिए ना भाई। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे रिस्पॉन्स कैसा आता है भाई?
यहाँ पे रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप से आता है। और क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए आप सेटलिंग टाइम लेते हो बेटा 60, वेयर टी इज द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है भाई? टाइम कांस्टेंट इज बेसिकली, मैंने आपको बताया था ना, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स। ये बताया था ना, याद है? अब यहां पे रियल पार्ट क्या है भाई? माइनस ओमेगा एन। इसीलिए 1 बाय ओमेगा एन आ रहा है। विक्रम भाई अभी ना मैं सारे के सारे जब सिस्टम्स के पोल एक ही ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो आपको नजर आएगा कि चाहे अंडर डैम्ड हो, चाहे अनडैम्ड हो, चाहे आपका क्रिटिकली डैम्ड हो, सबके पोल एक सर्कल पे ही लाई करते हैं जिसका रेडियस होता है ओमेगा एन। यानी सभी सिस्टम्स के पोल का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आता है ना, वो ओमेगा एन आता है। अगर आपको याद हो, मैंने जब आपको अंडर डैम्ड सिस्टम पढ़ाया था, जहां थीटा वाला एंगल दिखाया था, वहां मैंने याद है एक पिंक कलर की लाइन ड्रॉ की थी और मैंने बोला था इस लाइन का लेंथ जो है वो ओमेगा एन है। अगर आपको याद हो, यानी उस पोल का भी ओरिजिन से डिस्टेंस कितना था? ओमेगा एन। अनडैम्ड में भी आपने देखा ओमेगा एन, क्रिटिकली डैम्ड में भी आपने देखा क्या? ओमेगा एन। तो यानी आपके तीनों सिस्टम के अंदर सारे के सारे जो पोल होते हैं उनका डिस्टेंस कितना आता है ओरिजिन से? दैट इज ओमेगा एन। यानी दे ऑल लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस ओमेगा एन। समझ में आया सिग्निफिकेंस बेटा? बताओ, सिग्निफिकेंस समझ में आया? अब देखो समरी की अगर बात करें, यहां पे क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के पोल नेगेटिव होते हैं, रियल होते हैं, रिपीटेड होते हैं। ये हमेशा स्टेबल होंगे क्योंकि इनके पोल कहां पे हैं? लेफ्ट हाफ प्लेन में है। और क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के पोल एक सर्कल पे आ रहे हैं जिसका रेडियस है आपका ओमेगा एन। फिर बेटा इसके अलावा सेटलिंग टाइम, ये क्रिटिकली डैम्ड में एक्सेप्शन होता है, याद रखिएगा सेटलिंग टाइम का। 60 विच इज 6 बाय ओमेगा एन। और यहां पे हमने CT भी निकाला, 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा एन इंटू टी की पावर माइनस ओमेगा एन टी। ये हमारा CT आया था, करेक्ट? तो ये आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब ओवर डैम्प्ड सिस्टम पे आ जाते हैं। किस पे आ रहे हैं बच्चों? अब ओवर डैम्प्ड सिस्टम पे आ जा रहे हैं। अब इसके जो पोल्स होते हैं ना, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती है बेटा? एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज 0। तो यहां से जो पोल्स आ रहे हैं माइनस जीटा ओमेगा एन ये आ रहे हैं। अब यहां पे जीटा इज ग्रेटर देन 1, ओवर डैम्ड है, तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है पोल्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। पोल्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, पोल्स यहां पे रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं बेटा। पोल सारे रियल होते हैं बट दोनों के दोनों पोल आपके अलग अलग होते हैं। तो यहां पे दो पोल कौन कौन से हो गए? एक आप प्लस साइन वाला ले लो, एक आप मेरे बच्चों प्लस साइन वाला ले लो, एक आप माइनस साइन वाला ले लो। ठीक है, तो ऐसे दो पोल हो गए ना बेटा। डिवाइड बाय 2 तो कट जाएगा ना, यहाँ 2 जीटा ओमेगा एन आ रहा है और यहाँ पे भी अंदर बी स्क्वायर माइनस 4AC आएगा, तो वो 4 कट जाएगा जब डिनोमिनेटर में 2 आएगा। बताओ, यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन लिखोगे, यहाँ लिखोगे 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा एन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से इसका 2 कटेगा, इसके अंदर यहाँ पे दोनों जगह 4 4 है, वहां पे भी 2 कट जाएगा।
ठीक है, भूल गए क्या? इतना तो कर लो राहुल भाई, क्वाड्रेटिक तो लगा लो। तो हम ये कह देते हैं कि यहां पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसी बन जाएगी, s प्लस p1 s प्लस p2। अब यार देखो भाई, ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोल लेके चलना तो बहुत टफ है, इसीलिए हम क्या करते हैं ना, अब हम एक एस्टिमेटेड रिजल्ट निकालते हैं। एस्टिमेटेड का मतलब है हम एक टेम्पलेट बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ रिजल्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहां ये जो P1 और P2 की वैल्यूज हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, राइट? बहुत सिंपल वैल्यूज तो नहीं है ये कहीं से भी। लेकिन जब आपके पास एक्चुअल सिनेरियो आएगा एग्जाम के अंदर, तब क्या होगा, मान लो एक पोल आ रहा है -3, एक आ रहा है -1, तो ये वैल्यू बहुत सिंपल आपको नजर आएंगी। बट अभी ये लंबा सा एक्सप्रेशन आ रहा है एग्जाम में, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो ना बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपको गिवन हो। तो अब आप यहां पे क्या कह रहे हो कि आपका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा, और देखो ये दोनों ही पोल नेगेटिव आएंगे, ये दोनों ही पोल आपके लेफ्ट हाफ में लाई करेंगे। आइए देखिए, ट्रांसफर फंक्शन जो आपका आएगा अब कितना बन जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर अब आप कहेंगे आर एस इज इक्वल टू 1/s। क्यों? स्टेप इनपुट ले रहे हो ना, स्टेप रिस्पॉन्स निकालना चाह रहे हो, तो दिस इज योर स्टेप इनपुट। तो आप कहेंगे सी ऑफ एस ये आ गया। अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे बेटा, तो एक तो आएगा 1/s, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, मैं आपको बताता हूं कितना आएगा। ओमेगा एन स्क्वायर -P1 डालना जरा, -P1 P2 -P1 s प्लस P1 -P2 डालो जरा, ऐसा आएगा। ये आ गए ना कोएफिशिएंट, ठीक है, ये आ गए कोएफिशिएंट। आप ये सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता s का कोएफिशिएंट 1 आएगा, जरा आप बचे हुए फंक्शन में 0 डालिए बेटा, जरा आप बचे हुए फंक्शन में 0 डालिए, तो क्या आएगा, ओमेगा एन स्क्वायर बाय P1 P2। P1 P2 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ओमेगा एन स्क्वायर। क्वाड्रेटिक का रूल जानते हो, सम ऑफ रूट्स इज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a। b/a और c/a क्या होता है ना, अगर क्वाड्रेटिक ऐसी है s स्क्वायर प्लस bs प्लस c, सॉरी as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, तो यहां पे a है 1, b है आपका 2 जीटा ओमेगा एन, और c है ओमेगा एन स्क्वायर। as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, तो सम ऑफ द रूट्स आता है -b/a, यानी माइनस ऑफ सेकेंड कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है c/a, यानी थर्ड कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा ओमेगा एन स्क्वायर बाय 1, यानी जब यहां पे P1 P2 बचेगा ना, वो ओमेगा एन स्क्वायर के बराबर होगा, तो s का कोएफिशिएंट तो 1 ही आना है, ठीक है। तो आप यहां CS को ऐसे लिख लीजिए। ये समझ में आया, s का कोएफिशिएंट जो मैंने 1 बताया, बोलो ये समझ में आया? ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, ये हमको समझ आ रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा सिंपल लिख लिया यार, A1 A2 इतने लंबे लंबे कोएफिशिएंट कौन लिखेगा, तो C ऑफ S क्या हो गया, सॉरी C ऑफ T लिख दो अब तो डायरेक्टली।
ठीक है, यूटी कैसे बनाया, हे भगवान, अभी इतना समझाया सिद्धार्थ भाई। s इक्वल टू 0 का कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे बताओ। आप बचे हुए पूरे फंक्शन में s को 0 डालोगे, ठीक है, ये बताओ, आप बचे हुए फंक्शन में s को 0 डालोगे तो यहां पे आएगा P1, यहां पे आएगा P2, करेक्ट। तो यानी बनेगा ओमेगा एन स्क्वायर बाय P1 P2, यही बनेगा। अब क्वाड्रेटिक से आप कह सकते हो P1 P2 की वैल्यू ओमेगा एन स्क्वायर होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक से आप कह सकते हो P1 P2 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है वो ओमेगा एन स्क्वायर, अभी तो बताया क्वाड्रेटिक का रूल। तो यहां आ रहा है ओमेगा एन स्क्वायर बाय P1 P2, P1 P2 खुद ओमेगा एन स्क्वायर है, तो ओमेगा एन स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर इज 1। नहीं तो आप एक काम करो सिद्धार्थ भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये रखने की जगह वही रख दो, ऊपर वाली वही रख दो, उसमें s को 0 डाल दो। s को 0 डालना क्या बनेगा, 0 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यानी ये पूरी टर्म 0 डालने पे ओमेगा एन स्क्वायर देती है, ऐसे सोच लो। ये सब तो आपने नेटवर्क में भी पढ़ाया था, तो नेटवर्क में सेकंड ऑर्डर सर्किट में पढ़ाया हुआ है ना, समझ में आया सिद्धार्थ भाई। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऊपर वाली यूज कर लो, आप उसमें s को 0 डाल लो तो ओमेगा एन स्क्वायर आएगा, तो ओमेगा एन स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर इज 1। अब यहां देखिएगा, यहां पे जो पोल लोकेशन आ रही है ना बेटा वो वेरिएबल है, इट डिपेंड्स ऑन जीटा, इट डिपेंड्स ऑन जीटा, ठीक है। जो आपकी पोल की लोकेशन आ रही है वो वेरिएबल आ रही है, इट डिपेंड्स ऑन जीटा। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे जो आपका रिस्पॉन्स आता है ना, हाँ देखो पोल की लोकेशन एक तो वेरिएबल आ गई। अब यहां पे ना एक चीज समझिएगा, यहां पे देयर आर 2 टाइम कांस्टेंट्स, टू टाइम कांस्टेंट्स, tau 1, 1 by magnitude of sorry 1 by mod of minus P1, tau 2 1 by magnitude of minus P2, ये दो टाइम कांस्टेंट हो जाते हैं। अब ओवरऑल टाउ जो होता है ना वो दोनों का मैक्सिमा होता है, क्या होता है, दोनों का मैक्सिमा होता है। ओवरऑल टाउ जो होता है दैट इज मैक्सिमा ऑफ द टू टाइम कांस्टेंट। व्हाई, because higher time constant, higher tau represents the transient, higher tau कौन से ट्रांजिएंट को रिप्रेजेंट करता है, represents the transient that stays for more duration that stays for more duration and hence is dominant। भाई कौन सा ट्रांजिएंट ज्यादा खतरनाक है, कौन सा ट्रांजिएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सिस्टम में ज्यादा देर रुके। भाई सीधी सी बात है, जो सिस्टम में ज्यादा देर रुके वही ट्रांजिएंट डोमिनेंट होगा ना। जो फास्ट है, जिसका टाउ छोटा है, वो ट्रांजिएंट जल्दी खत्म हो जाता है, मुझे उससे कोई समस्या ही नहीं है। जो ट्रांजिएंट फटाफट खत्म हो रहा है वो तो मेरे लिए अच्छा है ना। मेरे लिए बुरा कौन सा ट्रांजिएंट है, जो ज्यादा देर टिकता है। अब टाउ किसका ज्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ पोल कम होगा। सोचो ध्यान से, टाउ किसका ज्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ पोल कम होगा। मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब है ओरिजिन से डिस्टेंस कम होना। पोल का जो मैग्नीट्यूड होता है ना बेटा, वो बताता है पोल का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। यानी जो पोल ओरिजिन के करीब होगा या जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका टाउ ज्यादा होगा और वही डोमिनेट करेगा। कल के लेक्चर में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा बाय द नेम डोमिनेंट पोल मेथड। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट पोल मेथड, ठीक है। तो टाउ is high if mod P is low, that is pole nearer to origin, pole nearer to origin। जो पोल ओरिजिन के ज्यादा करीब होगा उसका मैग्नीट्यूड ऑफ पोल कम होगा,
और वहां पे आपका टाउ ज्यादा होगा। समझ गए? अब देखो यार, यहां पे ये वाला रिस्पॉन्स मैंने आपको कल भी दिखाया था कि जिसका क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होता है, जो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होता है उसका रिस्पॉन्स फास्टर होता है एज कंपेयर टू ओवर डैम्प्ड सिस्टम। करेक्ट? ये मैंने आपको कल बताया था ना। ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स, अब कनेक्ट कर पा रहे हो जो कल कॉन्सेप्ट पढ़े थे? कल आप लोग परेशान हो गए थे एकदम ही। ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स आर जनरली slower than critically damped system. ओवर डैम्प्ड सिस्टम जनरली आपके स्लो होते हैं एज कंपेयर टू क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो यहां पे क्या है भाई, पोल लोकेशन जो आती है वो रियल होती है, नेगेटिव होती है, डिस्टिंक्ट होती है। पोल डज नॉट लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस ओमेगा एन, नॉट ऑलवेज स्टेबल। तो ये अनस्टेबल कब होगा भाई? अनस्टेबल तब होगा जब जीटा आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव जीटा के लिए तो आप लोग जानते ही हो ना, अनस्टेबल आता है सिस्टम। जब तक जीटा पॉजिटिव है वो आपका स्टेबल होगा। अंडर डैम्प्ड सिस्टम, विक्रम भाई ऐसा कहना नहीं, अंडर डैम्प्ड सिस्टम को हमेशा ये कहना कि वो क्रिटिकली डैम्प्ड से फास्ट होगा गलत है। ऐसे सोचो, उसका सेटलिंग टाइम है 4/जीटा ओमेगा एन, इसका 6/ओमेगा एन है। तो जो दोनों में से कम आएगा वो जीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, जो दोनों में से कम आएगा वही फास्टर है। यानी अंडर डैम्प्ड सिस्टम विल नॉट बी ऑलवेज फास्टर देन क्रिटिकली डैम्प्ड, वो जीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आप 4/जीटा ओमेगा एन को तो 6/ओमेगा एन से कंपेयर कर लीजिए। यहां पे हमने और क्या देखा भाई कि आउटपुट कैसा आता है, 1 माइनस, ठीक है, या माइनस रहने दो पोल में लगाने को, पोल अपने आप ही नेगेटिव आएगा, हम क्यों माइनस लगाएं। बट हमने S+P1 S+P2 लिखा था ना, ठीक है चलो। हमें ना यार यहाँ पे जो है ये जो पोल थे तो हमें S-P1 S-P2 लिखना चाहिए था। एक सेकंड रुको, बिना मतलब इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। पोल्स नेगेटिव हैं अपने आप यहां +P1 लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आप पोल भी नेगेटिव निकालोगे, फिर आप प्लस भी लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यहां पे हमें S-P1 S-P2 लिखना चाहिए। पोल्स अपने आप नेगेटिव हैं तो ये टर्म पॉजिटिव में बन जाएगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब अगर P1 डालोगे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हम ये जानते हैं कि P1 और P2 आपके नेगेटिव हैं। ठीक है, तो यहां पे भी -P1 और -P2 मत लिखो,
यहां पे भी जो है ना आप P1 और P2 ही लिखो। नेगेटिव साइन लगा देने से क्या होगा ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी अननेसेसरी। काय के लिए माइनस साइन लगाना है, पोल अपने आप नेगेटिव आएंगे भाई। पॉइंट समझ रहे हो मेरी बात का, पोल तो अपने आप ही नेगेटिव आएंगे ना, हम माइनस साइन क्यों लगाएं। जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए स्लो क्यों होगा, कल ही तो समझाया था सिद्धार्थ भाई। फ्रिक्शन अगर बढ़ा दोगे तो रिस्पॉन्स को ग्रो होने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा। रिस्पॉन्स बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा ना आपका, उतना ही ज्यादा आपका रिस्पॉन्स स्लो होता चला जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। अरे A1 A2 की बात नहीं कर रहा था भाई, एक्सपोनेंशियल की पावर्स की बात कर रहा था। अगर पोल नेगेटिव निकाला किसी बच्चे ने और फिर -P1 लिख दिया तो पोल पॉजिटिव हो जाएगा, वो राइट हाफ में चला जाएगा। तो देखो यार, ये सारे के सारे पोल्स का लोकेशन है। ये देखो 0 से 1 के लिए अगर आपका अंडर डैम्ड सिस्टम होता है तो आपके पोल्स इस रीजन में लाई करते हैं। अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए इस रीजन में लाई करते हैं। अगर अंडर डैम्ड में आपका नेगेटिव जीटा आ जाए तो इधर लाई करते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो होते हैं लेकिन राइट हाफ में, है ना, -1 से 0। अगर जीटा आपका 1 आ जाए तो दोनों पोल यहां लाई करते हैं। जीटा 1 आ जाए तो दोनों पोल यहां लाई करते हैं। -1 आ जाए तो यहां लाई करते हैं। फिर ये वाला पोल क्या है, ये वाला पोल है जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये जीटा ग्रेटर देन लेस देन -1 के लिए। तो ये समझे भाई, अब मैं क्यों बता रहा था, अब मैं क्यों बता रहा था आप लोगों को, ये वाला जीटा इक्वल टू 0 के लिए, ये इमेजिनरी एक्सिस पे जीटा इक्वल टू 0 के लिए। सिस्टम का फ्रिक्शन इंक्रीज होगा सर, बेटा तो सिस्टम का फ्रिक्शन ही तो रिप्रेजेंट करता है डैम्पिंग। डैम्पिंग सिस्टम के लॉसेस सिस्टम के फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो वही तो आपका इंक्रीज हो रहा है ना जीटा बढ़ाने से। जीटा का मतलब क्या होता है, जीटा माने डैम्पिंग और फ्रिक्शन इनसाइड द सिस्टम, वही तो बढ़ रहा है सिद्धार्थ भाई। अब देखो भाई, यहां पे हमने बताया है कि क्या आपका सिस्टम है और क्या उसका नेचर है। नेचर ऑफ आउटपुट बताया है, टाउ बताया है, 2% सेटलिंग टाइम बताया है, और स्टेबिलिटी बताई है। सारी चीजों को हमने समराइज कर दिया है, ठीक है। जो भी कल हमने पढ़ा था उस चीज को मस्त तरीके से हमने समराइज कर दिया है कि हमारे सिस्टम्स किस प्रकार से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, नो ऑसिलेशन स्लो सेटलिंग, यहां नो ऑसिलेशन फास्ट सेटलिंग, ठीक है। चल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीटा फॉर विच सेटलिंग टाइम ऑफ 2% एरर बैंड फॉर क्रिटिकली डैम्ड एज वेल एज अंडर डैम्ड सिस्टम इफ बोथ सिस्टम हैव सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड रुकना, इज सेम होना चाहिए, यहां पे एक वर्ड मिसिंग है, इज इक्वल। ये कह रहा है सेटलिंग टाइम दोनों सिस्टम का इक्वल हो, अगर उनकी सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए जीटा बताइए। बताओ भाई। और सिद्धार्थ भाई देखो, कभी भी अगर स्पीड जज करनी है ना सिस्टम की, क्रिटिकली डैम्ड ओवर डैम्ड को भी कंपेयर करना है, टाउ निकाल लो, टाउ से सेटलिंग टाइम निकाल लो। क्रिटिकली डैम्ड के लिए 6 टाउ कर लो, और ओवर डैम्ड के लिए जो भी टाउ बड़ा आ रहा है, दोनों में से जिस पोल का भी टाउ बड़ा आ रहा है 4 टाउ कर लो।
तो आपका जो भी बड़ा आएगा वो स्लो है और जिसका आपका सेटलिंग टाइम कम आएगा वो फास्ट है। समझे? अगर प्रैक्टिकली कंपेयर करना है ना बच्चों क्रिटिकली डैम्ड ओवर डैम्ड को, बेस्ट तरीका यही है कि पोल्स निकाल के टाउ निकाल लो। जिसका टाउ अधिक आएगा वो आपका स्लो हो जाएगा, जिसका टाउ कम आएगा वो फास्ट हो जाएगा। या सेटलिंग टाइम निकाल लेना टाउ निकाल के, क्रिटिकली डैम्ड के लिए 6 टाउ होगा और आपका ओवर डैम्ड के लिए 4 टाउ होगा। लेकिन ध्यान रखना ओवर डैम्ड के अंदर 2 टाइम कांस्टेंट होते हैं, तो जो भी बड़े वाला टाइम कांस्टेंट होगा यानी जो भी पोल ओरिजिन के करीब होगा उसे कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, उसे कंसीडर कीजिएगा। अब यहां पे देखिए टीएस अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए कितना आता है 4 बाय जीटा ओमेगा एन। टीएस अगर क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है 6 बाय ओमेगा एन। अब ये कह रहा है दोनों बराबर हो जाएं, यानी देखो यहां से ना एक तरह से स्पीड का कंपैरिजन हो जा रहा है। तो जीटा आ रहा है बेटा आपका यहां पे 2/3। यानी आप यहां पे क्लियरली ये कह सकते हो कि जीटा अगर 2/3 से बड़ा होगा तो अंडर डैम्ड इज फास्टर देन क्रिटिकली डैम्ड, क्योंकि जीटा जितना बड़ा होगा अंडर डैम्ड का सेटलिंग टाइम कम होता जाएगा। जीटा लेस देन 2/3 तो क्रिटिकली डैम्ड इज फास्टर देन अंडर डैम्ड। समझ में आ गया? अभी कोई यही क्वेश्चन पूछ रहा था ना, मैंने बताया था ये जीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सा वाला दोनों में से फास्टर होगा। चलो अगला देखना जरा। द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज गिवन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के विच विल प्लेस बोथ लूप्स इन द सेम लोकेशन, सॉरी बोथ पोल्स इन द सेम लोकेशन। दोनों पोल आपके एक ही लोकेशन पे आ जाएं, इसके लिए के का वैल्यू बताइए। टू 2.25। बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग बोलो कितना आ रहा है। चलो देखें। देखो भाई यहां पे ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कह रहा है ना। यूनिटी फीडबैक में होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। अब यहां पे बेसिकली क्या हो गया, सेम लोकेशन पे पोल्स आने का मतलब होता है क्रिटिकली डैम्ड। ठीक है विक्रम भाई, सेम लोकेशन पे पोल्स आने का मतलब होता है क्रिटिकली डैम्ड। और सिद्धार्थ भाई तुम्हारी क्वेरी क्लियर हुई? क्रिटिकली डैम्ड उसके लिए देखो यहां पे ओमेगा एन का स्क्वायर है k-2, यानी ओमेगा एन हुआ अंडर रूट में k-2। टू जीटा ओमेगा एन हुआ 1, जीटा आपका 1 है क्रिटिकली डैम्ड के लिए, तो ओमेगा एन हो गया 1/2। दोनों साइड को स्क्वायर कर लीजिए तो k आ गया 9/4, दैट इज 2.25। ठीक है, k आ गया 9/4 दैट इज 2.25। मेरे ख्याल से पीके भाई तुमने ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं दोनों, इसीलिए 1.75 आ गया है। अगला देखो भाई विक्रम भाई, ये 6 कहां से निकाल दिए, क्या कर डाले हो? 6 कर दिए हो, मुझे लग रहा है हाफ की जगह तुमने 2 कर दिया है, तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 4 + 2 करके 6 कर दिया, यही किए हो ना।
जहां पे हाफ आना चाहिए था वहां तुमने 2 कर दिया है। ओमेगा एन की वैल्यू हमारी हाफ आ रही है, तुमने 2 ले ली है। हाँ भाई, इसका आंसर किसी का बताओ। 6 आ रहा है। चलो देखें, विक्रम का आंसर अगले क्वेश्चन में फिट हो गया अगर 6 आ रहा है तो। देखो भाई, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। क्लोज लूप क्या होगा? जब भी के की बात की जाए ना, आप हमेशा गेन की टर्म्स में सोचा करो, आप हमेशा स्टेडी स्टेट वैल्यू की टर्म्स में सोचा करो। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, यानी आर एस इज 1/s, तो सी एस विल बी आर एस इंटू टी एस, यानी कि के बाय एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस के प्लस 2। अब अगर आप देखोगे यहां पे सी इंफिनिटी लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0 एस सी एस, यानी के बाय के प्लस 2, ये 0.75 है, यानी 3/4। 4k इक्वल टू 3k प्लस 6। क्या बात है विक्रम भाई, बड़ी दूर की सोच, तो तुमने अगले सवाल का आंसर पहले ही दे दिया। क्या कर रहे हो पीके भाई, ज्यादा मेहनत हो गई है लग रहा आज। अब देखो, अब आते हैं इंपल्स रिस्पॉन्स पे। किस पे आ रहे हैं बेटा? इंपल्स रिस्पॉन्स पे। अब इंपल्स रिस्पॉन्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इंपल्स रिस्पॉन्स की जब हम बात करते हैं तो व्हाट डू वी से कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कितना है? ओमेगा एन का स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। अब जो इंपल्स होता है, इंपल्स इनपुट आर टी इक्वल टू डेल्टा टी, जिसका मतलब है आर एस इक्वल टू 1, तो सी ऑफ एस क्या हो जाता है भाई? आर ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ एस, यानी ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। तो जो ट्रांसफर फंक्शन है वही आपका आउटपुट हो जाता है, ठीक है, जो ट्रांसफर फंक्शन है वही आपका आउटपुट हो जाता है। इक्वल टू कैसे हुआ? मैं समझा नहीं है। 0.75 दिखा तो रखिए स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट वैल्यू 0.75 दिखा तो रखिए सवाल में। मैं समझा नहीं, इक्वल कैसे हुआ? s इंटू सी एस किया, s से s कटा, s को 0 रखा, k बाय k प्लस 2 बना। हाँ, फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज किया है भाई, स्टेडी स्टेट वैल्यू को चेक किया है, 0.75 है। अब यहां पे देखिए, इसके जो पोल्स होते हैं बेटा, वो पोल्स कैसे होते हैं? अगर जीटा लेस देन 1 होता है तो होते हैं माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी। आप लोगों ने देखा ही है अंडर डैम्प्ड। जीटा जब 1 होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, तब आते हैं माइनस ओमेगा एन, दोनों के दोनों पोल। जब जीटा 0 होता है तो प्लस माइनस जे ओमेगा एन, ये अनडैम्प्ड हो जाता है। और जब जीटा आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो माइनस जीटा ओमेगा एन
ये क्या होता है, ओवर डैम्प्ड। इस टाइप से आपके पोल्स आते हैं ना भाई, ठीक है, ऐसे आपके पोल्स आते हैं। अब वन बाय वन हम देखते हैं, पहले अंडर डैम्प्ड की बात करते हैं। अंडर डैम्प्ड का मतलब है जीटा जो लाई कर रहा है वो 0 से 1 में लाई कर रहा है। याद है कल अंडर डैम्प्ड में क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे, क्यों भाई, याद आ रहा है अंडर डैम्प्ड में क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे। तो यहां पे क्या किए थे, यानी बेसिकली क्या हुआ था, अब ये देखो यार, ये ना मुझे साइन का लैपलास ट्रांसफॉर्म नजर आ रहा है, लेकिन साइन का लैपलास बनाने के लिए ऊपर जो है ना ओमेगा डी आना चाहिए। साइन का लैपलास बनाने के लिए ऊपर ओमेगा डी आना चाहिए, ओमेगा डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्या हुआ विक्रम भाई, डाउट क्या है तुम्हारा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या डाउट आ रहा है। अब देखो ये ओमेगा डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना, अब ये साइन का बन गया फंक्शन, तो हम क्या कहेंगे, ओमेगा डी होता है ओमेगा एन, ये बनेगा e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी, यानी एक्सपोनेंशियली डीकेइंग साइनोसॉइड है भाई। आप एक तरह समझिए एक्सपोनेंशियली डीकेइंग साइनोसॉइड है। और वैसा ही मैंने ग्राफ बनाया, देखो मैंने एक्सपोनेंशियली डीकेइंग फंक्शन बनाया, ये जो ऊपर येलो वाला कर्व मैंने बना रखा है, ये येलो वाला कर्व क्या है, ये जो येलो वाला कर्व है ना, ये एनवलप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, बोलो, एनवलप कहलाता है। ये मैंने बनाया एनवलप, और एक ना मैंने इसका नेगेटिव भी बनाया। नेगेटिव क्यों बनाया सर, नेगेटिव इसलिए बेटा साइन की वैल्यू प्लस और -1 के बीच में ऑसिलेट कर सकती है ना, तो मैंने बेसिकली लिमिट्स बना ली कि फंक्शन मेरा कहां से कहां जा सकता है ओवरऑल। फिर से सुनना मेरी बात, ये जो साइन वाला फंक्शन है बेटा, ये साइन वाला फंक्शन किसके बीच में ऑसिलेट करेगा, 1 और -1, यानी इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ दिस। सोच करके देखो, साइन को 1 रखोगे मैक्सिमम मिलेगा ये, साइन को -1 रखोगे मिनिमम मिलेगा ये, यानी साइन का फंक्शन इसके बीच में आपका ऑसिलेट करेगा। समझे ये एनवलप का मतलब। विक्रम भाई सी ऑफ टी आउटपुट होता है ना, सी ऑफ एस जो है आपका रिस्पॉन्स होता है, उसको टाइम डोमेन में सी ऑफ टी लिखते हैं, आउटपुट होता है। और बताओ आउटपुट का ग्राफ कैसे दिखाएगा, सीटी तो लिखेगा। आपको याद है ना कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो है आपका टाइम डोमेन में इनपुट होता है आरटी और आउटपुट होता है सीटी। ये वाला कह रहे हो, ये वाले में जो बेटा सीटी लिखा हुआ है वो यही तो निकाला मैंने अभी। ये वाला जो सीटी लिखा है ये जाने दो यार, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं यहां पे, ठीक है, ये अननेसेसरी आ गया है, जाने दीजिए। अब देखो ये भी जो रिस्पॉन्स दिखा रखा है ना आपको, ये भी अंडर डैम्प्ड सिस्टम का ही दिखा रखा है। ये जो रिस्पॉन्स दिखा रखा है ये भी क्या दिखा रखा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अब आपको एक चीज पता है ना बेटा, एक चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो, इम्पल्स रिस्पॉन्स
इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है। अब सर ये पीक ओवरशूट और पीक अंडरशूट कैसे दिखा रखे हैं? पीक ओवरशूट और पीक अंडरशूट कैसे दिखा रखे हैं समझना चाहोगे? पहले मुझे बताओ यहां तक ये क्लियर है? जो रिस्पॉन्स आ रहा है, बताओ ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये क्लियर है? मैं आपको बताता हूं पीक ओवरशूट पीक अंडरशूट कैसे दिखाए हैं। देखो आपने ये बोला कि इंपल्स रिस्पॉन्स जो होता है दैट इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स। करेक्ट। इंपल्स रिस्पॉन्स जो होता है दैट इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, आ जाओ जरा देखें। ठीक है भाई, तुम्हें तो अंदाजा लग जाना चाहिए था, थोड़ा सा अगर अप्लाई करते माइंड तो अंदाजा लग जाता। कुछ एक बच्चों से तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो लोग बताएंगे ये कैसे हुआ, थोड़ा सा एनालाइज करके। वैसे आज मैंने ना एक बहुत अच्छा सेशन रखा है यूट्यूब पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, अगर आना चाहोगे, मशीन्स पे चर्चा, उसमें ट्रांसफॉर्मर के ना कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखना मैं थोड़ा ना बड़ा बड़ा बना रहा हूं यहां पे रिस्पॉन्स, आपका ध्यान देना। देखो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी होता है। ऐसे होता है ना रिस्पॉन्स 9:30 बेटा, 9:30। देखो जरा, ऐसे ही तो होता है स्टेप रिस्पॉन्स। क्या बोलती पब्लिक? ऐसे ही होता है। इसको एसटी लिख दूं? स्टेप रिस्पॉन्स को एसटी लिखते हैं। विक्रम भाई ध्यान से देखना, विक्रम और रौनक एक बार में समझने की कोशिश करना। अब इसमें पीक ओवरशूट अंडरशूट तो आप जानते हो बेटा। पीक ओवरशूट इसको कहते हो, ये टाइम होता है ना टीपीओ। टीपीओ यही वाला टाइम तो होता है, और अंडरशूट वाला ये होता है, फिर ओवरशूट वाला ये होता है ना, फिर अंडरशूट वाला ये होता है। आप एक चीज नोटिस करें मेरे बच्चों, जब जब ओवरशूट या अंडरशूट आ रहा है, प्रीमियर नहीं होगा लाइव होगा, देखो जो भी ओवरशूट या अंडरशूट आ रहा है बेटा, कभी कभी तुम्हें लगता होगा मैं एक दिन में इतने लाइव सेशन कैसे ले लेता हूं, मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। ये देखो यहां पे देखना, जहां जहां ओवरशूट अंडरशूट की बात कर रहे हो, आपको ये दिख रहा है कि डेरिवेटिव 0 बन रहा है? मुझे बताओ, ओवरशूट अंडरशूट की बात कर रहे हो, वहां पे आपको दिख रहा है डेरिवेटिव 0 बन रहा है, स्लोप 0 आ रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं, देखो ये टीपीओ है, ये टीपीयू है, ये फिर टीपीओ है, टीपीयू है। एट एवरी इंस्टेंट ऑफ ओवरशूट और अंडरशूट, at every instant of overshoot or undershoot, derivative of step response is 0. Derivative or slope of step response is 0. स्टेप रिस्पॉन्स का डेरिवेटिव क्या कहलाता है बेटा? स्टेप रिस्पॉन्स का डेरिवेटिव क्या कहलाता है? इंपल्स रिस्पॉन्स, दैट इज इंपल्स रिस्पॉन्स इज 0। इंपल्स रिस्पॉन्स इज 0, समझे? इसीलिए तो देखो जहां पे आपका इंपल्स 0 जा रहा था, इंपल्स रिस्पॉन्स, पहले वाला आया टीपीओ, अगले वाला आया टीपीयू, फिर से आएगा टीपीओ टीपीयू, समझे? तो वहां पे आपका जहां जहां इंपल्स रिस्पॉन्स 0 जा रहा है, वही वही आपका ओवरशूट अंडरशूट कहलाएगा। क्लियर हुआ फंडा? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई जल्दी से, क्लियर हुआ बढ़िया तरीके से? बताओ। वैसे ये तो है, डिजिटल बोर्ड में डायग्राम वगैरह बहुत सही बन जाते हैं, नहीं? डायग्राम कितने सॉलिड बनते हैं। सुबह आज मशीन्स की क्लास में भी इतने गजब गजब वेवफॉर्म बनाए हम लोगों ने, आज कंट्रोल में भी। चल अब आते हैं भाई अनडैम्ड सिस्टम पे। किस पे आ रहे हैं? अनडैम्ड सिस्टम पे। अनडैम्ड सिस्टम में जीटा क्या था बंधु?
जीटा था 0, जीटा था 0, तो यहां पे आपका आउटपुट क्या आ रहा था, ट्रांसफर फंक्शन के बराबर ही तो आता है, जीटा को 0 रख दो, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब देखो मेरे भाई, यहां पे ओमेगा एन अलग कर लो और इतनी चीज आप अलग कर लो, क्या हो गया ये साइन का बन गया, ये आ गया। तो यहां पे देखो साइन क्या, आपका ग्राफ कैसा आ गया, ओमेगा एन मैक्सिमम वैल्यू आ गई और साइनोसोइडल ग्राफ बन गया सिंपली, और इसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा एन। अच्छा, अगर आपको याद हो बेटा, आपका स्टेप रिस्पॉन्स क्या आया था, याद है स्टेप रिस्पॉन्स क्या आया था, ये आया था 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। अब आप लोग ये भी तो कह ही सकते हो बेटा कि इंपल्स रिस्पॉन्स अगर अपने को चाहिए, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स। जरा इसका डेरिवेटिव लेना, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और यूटी को यूटी लिखा रहने दो। समझे भाई, यही तो आ गया, डेरिवेटिव से भी यही आ जाता डायरेक्टली। पिछले स्लाइड में स्लोप 0 क्यों बोले बेटा, जब टेंजेंट फ्लैट बनता है तो स्लोप 0 होता है विक्रम। जब भी कोई फ्लैट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसका स्लोप 0 होता है ना। स्लोप का मतलब क्या होता है, या तो चढ़ाई या तो ढलान। तो जो चीज समतल है, ना तो उसमें चढ़ाई है ना तो उसमें ढलान है, उसका स्लोप 0 है। तो आप जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ओवरशूट अंडरशूट पे, वो फ्लैट आ रहे हैं तो वो स्लोप 0 आ रहा है। विक्रम भाई मुझे एक चीज बताओ, एकदम बेसिक बेसिक कमजोर चल रहे हैं क्या भाई, क्योंकि ये टेंजेंट स्लोप ये सब टर्म्स तो आने चाहिए, अगर ये कमजोर चल रहे हैं तो फिर मैं उसी तरीके से चीजों को डील करूंगा। अब अगले पे आ जाओ भैया, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड में क्या होगा भाई, जीटा हो जाएगा 1, तो यहां पे रिस्पॉन्स क्या होगा, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, ये बना। तो ये हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना नीचे। अब देखो कोई पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, तो यहां से जो आएगा 1/s प्लस ए का स्क्वायर ऐसे होता है ना, पहले ओमेगा एन स्क्वायर लिख लो, टी ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी। अगेन आप चाहते तो इसको डेरिवेटिव ऑफ, अगेन अगर आप इसको चाहते तो आप डेरिवेटिव ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स से निकाल सकते थे। अभी क्लियर है विक्रम भाई, बताओ क्लियर है या नहीं है। और देखो बच्चों, अगर कोई चीज नहीं समझ आती है आप लोग पूछ लिया करो, हद से डांट ही तो खाओगे यार, लेकिन बेशर्मों की तरह पूछोगे नहीं तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने फीस पे किया है तो आपका पूछना जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर किसी चीज पे मैं डांट देता हूं तो उसको पढ़ लेना, उसको रिवाइज कर लेना, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, पूछते रहा करो। तो ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये ग्राफ इसी का है, ये ग्राफ हमने इधर बना दिया। तो ये ग्राफ टी के कारण पहले बढ़ता है, फिर एक्सपोनेंशियल डीके की वजह से वो घटने लगता है। शुरू शुरू में क्या होता है ना, टी डोमिनेट करता है तो ये बढ़ता है ग्राफ, फिर एक्सपोनेंशियल डोमिनेट करता है तो 0 गिरने लगता है। प्रीवियस स्लाइड में ओरिजिन पे अंडरशूट क्यों नहीं आया, माने अनडैम्प्ड सिस्टम में, अनडैम्प्ड सिस्टम में अंडरशूट कहां आएगा, मतलब मैं समझा नहीं। अनडैम्प्ड सिस्टम के अंदर 0 पे तो 0 ही आ रहा है ना बेटा, सीटी, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। ये समझ में आया ग्राफ कि 0 ये शुरुआत में टी की वजह से बढ़ता है, फिर एक्सपोनेंशियल एकदम फॉर्म में आ जाता है और ग्राफ को गिरा देता है। अब लास्ट आता है भैया जी ओवर डैम्ड सिस्टम। ओवर डैम्ड सिस्टम तो आप क्या कहते हो यहां पे कि जीटा इज ग्रेटर देन 1, यहां पे टी ऑफ एस क्या आता है आपका, सॉरी सी ऑफ एस ही लिख दो अब तो, अभी हम निकाल चुके हैं सी ऑफ एस क्या आता है।
अब आपको पता है ना इसके पोल्स कैसे होते हैं, इसके पोल्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहां पे क्या होता है, फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं भाई। तो देखो ओवर डैम्ड में तो एक्चुअली ना कुछ भी याद करने वाली बात है नहीं ओवर डैम्ड के अंदर। तो ओवर डैम्ड तो आप डायरेक्टली बना सकते हो जब क्वेश्चन गिवन हो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ करके। ठीक है, ये आ गया। अब ओवर डैम्ड सिस्टम में क्या होता है बेटा, जीटा ग्रेटर देन 1 होने से ये स्लो हो जाता है, ये स्लो हो जाता है एज कंपेयर टू योर क्रिटिकली डैम्ड। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि यहां पे भी तो हमारा ओरिजिन पे भी तो जीरो था बेटा, टी इक्वल टू जीरो पे तो आपका स्टेप रिस्पॉन्स भी पूरा का पूरा जीरो था ना, तो ओरिजिन वाला टाइम काउंट थोड़ी होगा, ओरिजिन पीक ओवरशूट अंडरशूट थोड़ी ना होता है विकास भाई। ओरिजिन पे तो आपका स्टेप रिस्पॉन्स भी जीरो था, इसीलिए वहां पे जीरो आ रहा है, इसको काउंट थोड़ी ना करोगे, समझ रहे हो। ओरिजिन से तो ग्राफ स्टार्ट ही हो रहा है ना, ओरिजिन से तो आपका ग्राफ स्टार्ट ही हो रहा है, तो उसको थोड़ी ना काउंट करोगे, बात को समझो, आगे देखोगे ना स्लोप। ठीक है भाई, चल जरा ये क्वेश्चन देखिएगा, जरा एक क्वेश्चन देखिएगा भाई। कंसीडर द सिस्टम विद द इनपुट एंड द इंपल्स रिस्पॉन्स, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द आउटपुट, आउटपुट का टाइम कांस्टेंट कितना होगा। क्या आ रहा है, ए आ रहा है। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, यहां पे आप क्या कीजिए बेटा, आर एस निकाल लीजिए, इट विल बी 2/s+4। फिर आप क्या कीजिए, इंपल्स रिस्पॉन्स का जो लैप्लास होता है, इंपल्स रिस्पॉन्स का जो लैप्लास होता है बेटा, वो क्या होता है, वो ट्रांसफर फंक्शन होता है। इंपल्स रिस्पॉन्स का जो लैप्लास होता है दैट इज योर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो ये कितना होगा, 5/s+1 प्लस 6/s+10, एलसीएम ले लो भले, 5s 6s 11s, तो सी एस कितना होगा, अब मैंने आपको टाइम कांस्टेंट का फंडा क्या बताया बेटा, कि जो पोल का रियल पार्ट होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहाँ पे पोल्स कहाँ कहाँ पे हैं मेरे बच्चों, आपके पोल्स हैं आपके -1 -4 -10। तो जो आपके टाउ होंगे ना, टाउ 3 होंगे, 1/mod of -1, that will come out to be 1,
तो ये आ गया ए, करेक्ट। 2 से मल्टीप्लाई होगा, अच्छा हाँ ये लो, ठीक है। लास्ट देखो क्वेश्चन भाई, आपको इंपल्स रिस्पॉन्स दिया एक सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम का, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स इज, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स इज, क्या आ रहा है, डी आ रहा है। देखो बेटा इसका लैपलास ले लो, फिर से वही बोल रहा हूं, लैपलास ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स, लैपलास ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो ये कितना होगा, साइन का होगा 8, एक्सपोनेंशियल की वजह से होगा ये या। अब आपका आउटपुट क्या हो जाएगा भाई, जब आप स्टेप रिस्पॉन्स निकालोगे तो आर एस को 1/s लोगे ना, स्टेप इनपुट लेना पड़ेगा ना स्टेप रिस्पॉन्स के लिए। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी, ये आएगा 1। नहीं तो पता आप यहां से ये देख सकते हो, यहां से आप ये देख सकते हो इसका डीसी गेन 1 आ रहा है। अगर इसका मेरे बच्चों डीसी गेन 1 आ रहा है तो इसका स्टेडी स्टेट आउटपुट होगा स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ इनपुट मल्टीप्लाइड बाय डीसी गेन। अब इनपुट है यूनिट स्टेप, यानी उसकी फाइनल वैल्यू होती है 1, वो फ्लैट रहता है 1 पे, फाइनल वैल्यू 1। यहां से डीसी गेन जो आ गया आपका 1 आ गया, तो यानी डीसी गेन इंटू स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ इनपुट, दैट इज आउटपुट स्टेडी स्टेट इज 1। बेटा ट्रांसफर फंक्शन हमेशा ही लैपलास ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कब कब का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स, ऑलवेज, ठीक है। ये तो कंट्रोल सिस्टम का बेसिक ट्रूथ है कि जब भी एलटीआई सिस्टम की बात करते हैं तो इंपल्स रिस्पॉन्स का लैपलास इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। सिग्नल सिस्टम में आउटपुट निकालते हैं कन्वोल्यूशन से, और जब हम लोग पहुंच जाते हैं कंट्रोल सिस्टम में या लैपलास डोमेन में तो वहां ट्रांसफर फंक्शन आ जाता है। सिग्नल सिस्टम में इंपल्स रिस्पॉन्स के साथ कन्वोल्यूशन करते हैं और लैपलास डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि सिग्नल की एक प्रॉपर्टी होती है, लैपलास की एक प्रॉपर्टी होती है कि टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होगा तो लैपलास डोमेन में मल्टीप्लीकेशन होगा। वैसे मैं ये मानता हूं इस तरह के क्वेश्चंस तो यार आप लोगों से बनने चाहिए भाई, इन सब